हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ऑल वेल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये टॉपिक हम लोग क्लास 12 के लिए लेकर के आए हैं और ये टॉपिक आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मनी एंड बैंकिंग जो है वो सीबीएसई के लिए 6 मार्क्स का कंस्टिट्यूट करता है और ये स्टेट बोर्ड्स के लिए भी इक्वल वेटेज ऑफ मार्क्स आपको आपके एग्जाम में क्लास 12 में आने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स के अंदर। और इस टॉपिक को हम लोग हॉट टॉपिक भी बोल सकते हैं, है ना? क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही बहुत हॉट है, नहीं? मनी, पैसा। तो आज हम लोग पैसा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पैसा क्या होता है। तो पैसा एक्चुअली इवोल्यूशन में कब आया? और जब इवोल्यूशन में पैसा नहीं था, मतलब पैसा का जब एग्जिस्टेंस नहीं था, तो कैसा सिस्टम पहले चलता था? आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले। चलिए, इस पे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने 9th-10th में इस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा अपन लोग प्रिमिटिव वर्ल्ड में चलेंगे। प्रिमिटिव वर्ल्ड का मतलब ये है, ऐसा वर्ल्ड जहां पे पहले मनी का एग्जिस्टेंस नहीं था, मतलब पैसा नहीं था। तो पैसा नहीं था तो जरा सा सोच के देखिए कि किस प्रकार से लेन देन होता होगा। आज तो आप कहीं भी जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो स्वाभाविक है कि आप सामान खरीदते हैं और उसके बदले में आप क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं और वो सामान आप ले लेते हैं। चाहे कोई भी सामान हो, चाहे वो आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, चाहे वो आप ऑफलाइन खरीद रहे हो। लेकिन पैसा का जब इवोल्यूशन नहीं था, पैसा नहीं था, तो जरा सा सोचिए कि किस प्रकार से लेन देन चलता होगा। आज हम लोग इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपने 11th-12th के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लगातार चैनल के यूजफुल इंफॉर्मेशन का लाभ उठाते रहे। तो चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहले कि पैसा का जब इवोल्यूशन नहीं था तो एक सिस्टम चलता था। उस सिस्टम का नाम क्या था? उस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम। कहता क्या है, देखिए, बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, मतलब जब पैसा का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो जो पहले ट्रेड होता था, मतलब जो लेन देन होता था, वो इसी सिस्टम के तहत होता था, जिस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, इसको जरा सा हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि मिस्टर एक्स है, ठीक है? ये मिस्टर एक्स है, ठीक है ना? और मिस्टर एक्स को आप देखिए, वीट की रिक्वायरमेंट है। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वीट की, मतलब की गेहूं की रिक्वायरमेंट है। दूसरा शख्स जो है ये मिस्टर वाई। कौन है? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को राइस की रिक्वायरमेंट। किस चीज की रिक्वायरमेंट है? राइस की। अब आप देखिए एक बात यहां पे कि मिस्टर एक्स को वीट चाहिए, है ना? आप ऐसा समझे, मिस्टर एक्स को वीट की रिक्वायरमेंट है और मिस्टर वाई को राइस की रिक्वायरमेंट। अब यहां पे अगर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन अफेक्टिव होना है, अगर ट्रांजैक्शन अफेक्टिव होना है, तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो मिस्टर एक्स का नीड है वो मिस्टर वाई पूरा करे और मिस्टर वाई का जो नीड है वो मिस्टर एक्स पूरा करे। तभी जाकर के ये ट्रांजैक्शन अफेक्टिव हो पाएगा, मतलब ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा इस सिस्टम के अंदर। तो देखिए, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आते हैं तो एक्स को वीट चाहिए, वाई को राइस चाहिए, ठीक है? अब देखिए, अब एक्स को अगर वीट चाहिए और वाई को अगर राइस चाहिए, तो यहां पे देखना हमें यह पड़ेगा कि एक्स इसके बदले में वाई को क्या देता है?
इसके बदले में, क्योंकि पैसा तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, तो यहां पे अगर ट्रांजैक्शन को अफेक्टिव बनाना है तो दोनों के नीड को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जो मिस्टर एक्स को चाहिए वो मिस्टर वाई के पास है, और जो मिस्टर वाई को चाहिए वो मिस्टर एक्स के पास है। इसको हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, और उस नाम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए उस नाम को हम लोग बोलते हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। क्या बोलते हैं इसको? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट मतलब एक्स के पास वही है जो वाई को चाहिए, और वाई के पास वही है जो एक्स को चाहिए, तभी जाकर के ट्रांजैक्शन अफेक्टिव हो पाएगा इस सिस्टम के अंदर, जिस सिस्टम का क्या नाम है? जिस सिस्टम का नाम है बार्टर सिस्टम। क्या नाम है? बार्टर सिस्टम। लेकिन जरा सा आप देखो, यहां तो मैंने दो ही लोगों का उदाहरण लिया, मात्र एक्स और वाई का उदाहरण लिया कि एक्स के पास जो है वो वाई के पास है, जो एक्स को चाहिए वो वाई के पास है, और जो वाई को चाहिए वो एक्स के पास है। लेकिन एक बात समझो, क्या इतनी आसानी से एक्स को वाई पहले मिल जाता था क्या? सोचो, क्या तुम्हें वो चीज खोजना है जो सामने वाले के पास है, और जो सामने वाले के पास है वो तुम्हें चाहिए। अब इस वांट को फुलफिल करना उस व्यक्ति को खोजना पड़ेगा तुमको जिससे तुमको ट्रांजैक्शन मैच कर रहा है, और ये खोजना आसान काम नहीं है, ये खोजना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, और इस डिफिकल्ट टास्क में बहुत ज्यादा खोजने में समय लग जाता था पहले, मतलब प्रिमिटिव वर्ल्ड के अंदर। तो देखिए, इसको ही बोल रहे हैं डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। क्या बोल रहे हैं? डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों के वांट का क्या कर रहा है? दोनों का वांट मैच कर रहा है। अब देखिए एक बात समझेंगे यहां पे, कहता है मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या मतलब है बार्टर एक्सचेंज का? देखिए क्या कहता है, इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कहता है इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन नीड्स काफी सिंपल हुआ करता था, आज की तरह नहीं हुआ करता था। मतलब आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट का कई सारे चॉइसेस हैं। अगर हमें साबुन चाहिए तो कई सारी कंपनीज का साबुन हमारे पास है, अगर हमको कोई भी टॉफी चाहिए तो बहुत सारे टॉफी मौजूद है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, साबुन एक दो कंपनी बना रही है, सर्फ एक दो कंपनी बना रही है। लेकिन आज के डेट में अगर आप जाते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि भैया हमें सामान किस कंपनी की खरीदनी। तो इसका मतलब यह है, पहले ह्यूमन नीड्स बहुत सिंपल था और लिमिटेड था, जो है उतने में वो संतुष्ट होते थे। पर आज क्या है, आज और पहले में कंपैरिजन अगर किया जाए तो हमारे यहां पहले क्या था कि भैया चलो, अगर सामने वाला कुछ भी चीज को यूज कर रहा है तो पहले डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं था। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या, जो सामने वाला यूज कर रहा है वो भी हम भी यूज करें, तो वो अपने नीड्स को लिमिटेड रखते थे। देयर नीड्स आर वेरी लिमिटेड। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स, मतलब पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड विथ एक्स एंड वाई ईच अदर, ताकि इन एक्स और वाई का जो वांट है वो क्या हो पाए, ये वांट क्या हो पाए, ये वांट क्या हो पाए, ये वांट सेटिस्फाई हो पाए। मतलब दोनों का जो म्यूचुअल नीड है वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। सो बार्टर सिस्टम रेफर्स टू exchange of goods for goods, wheat for rice, exchange of goods for goods, गुड्स के लिए गुड्स देना, गुड्स के लिए गुड्स देना। हमको वीट चाहिए तो भैया हम वीट देंगे, है ना। हमको वीट चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो हम वीट लेंगे, है ना। और सामने वाला को अगर राइस चाहिए तो हम राइस देंगे। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। और ऐसी इकोनॉमी मतलब ऐसा सिस्टम जहां पे लाइवलीहुड अर्न करने का काम किया जाता हो, जहां पे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हो, ऐसे सिस्टम को इकोनॉमी बोलते हैं। तो ऐसे इकोनॉमी जहां पे गुड्स का डायरेक्टली लेन देन हो, डायरेक्टली गुड्स का एक्सचेंज हो, ऐसे इकोनॉमी को या तो अपन लोग बार्टर इकोनॉमी डायरेक्ट बोल दे, बार्टर इकोनॉमी बोल दे,
नहीं तो चूंकि ये कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, तो इसको सी टू सी इकोनॉमी भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। तो वे सी स्टैंड्स फॉर कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं जब कोई एक किसान व्हेन अ फार्मर गिव्स वीट, कह रहा है जब वो वीट देता है और बदले में जो वीवर है जो गुड क्लोथ बनाता है वो उससे क्लोथ लेता है इन रिटर्न, तो इस सिस्टम को हम लोग बार्टर एक्सचेंज के नाम से पुकार रहे हैं। मतलब फार्मर वीट दे रहा है, फार्मर वीट दे रहा है, किसको दे रहा है, वीवर को, वीवर से क्या ले रहा है, क्लोथ ले रहा है। मतलब दोनों का जो वांट है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन इफेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे ही सिस्टम को क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। और देखिए सबसे बड़ा बात, देखिए यहां पे बोलता है सबसे बड़ा बात बोलता ये है कि बार्टर एक्सचेंज तभी काम करेगा, ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब दोनों का वांट क्या करना चाहिए, दोनों का वांट मैच करना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन आपका इफेक्टिव होगा बार्टर एक्सचेंज के अंदर, अदरवाइज नहीं हो पाता था। चलिए आगे, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है देखिए डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स रेफर्स टू दिस साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट। साइमल्टेनियस मतलब अगर दो लोग हैं एक्स और वाई हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा क्या, मतलब फार्मर है और कौन है, वीवर है, ठीक है ना, फार्मर है और वीवर है। तो दोनों के वांट का क्या हो रहा है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो रहा है, दोनों का वांट मैच कर रहा है, किसके किसके बीच में, जो खरीदार है और जो बेचने वाला है, दोनों के वांट को क्या कर पा रहा है, दोनों का वांट आपस में मैच कर रहा है। फार्मर को वीट देना था और कपड़ा लेना था, वीवर को वीट चाहिए था, कपड़ा देना था। तो ऐसा वांट के मैचिंग को ही हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के नाम से जानते हैं। सो इन द अबव एग्जांपल वांट फॉर क्लोथिंग बाय द फार्मर व्हाट कोइंसाइड्स, मतलब क्या, मैच करना, डायरेक्टली मैच करता है किसके, वीवर के वांट से, जिसके पास क्या था, वीट था। हाउएवर बट आप आज के जमाना में सोचो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है और आपको फॉर एग्जाम्पल चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए, पैसा नहीं है। अब भैया चॉकलेट वाले को जो चाहिए वो आपके पास होना चाहिए तभी आपको चॉकलेट मिलेगा। आप सोच लो कितना डिफिकल्ट है, आप चॉकलेट कभी खा ही नहीं पाओगे। सो हाउएवर इट इज वेरी डिफिकल्ट, कह रहे हैं however it is very difficult to find what double coincidence of want in the real life, लेकिन real life में it is very difficult and it leads to huge trading cost. What do you mean by trading cost? मतलब क्या, आपको जो सर्च करने में उस व्यक्ति को जो समय जा रहा है, जो कॉस्ट जा रहा है, आप उसको बोल रहे हो ट्रेडिंग कॉस्ट, क्योंकि आपको उस व्यक्ति को ढूंढना है जिससे कि आपका वांट मैच हो जाए, जिससे कि आपका वांट क्या हो जाए, मैच हो जाए। सो इट लीड्स टू ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहता है ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ इंगेजिंग इन ट्रेड, मतलब ट्रेड के अंदर जो कॉस्ट लग रहा है, जो ट्रेड के अंदर कॉस्ट लग रहा है, किसका, दो लोगों का, भैया दो लोगों का, किसका किसका, बायर और सेलर का, जो दो लोगों का कॉस्ट लग रहा है हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट बोल रहे हैं। कह रहे ट्रेडिंग कॉस्ट दो प्रकार का होता है, किस किस टाइप का होता है ट्रेडिंग कॉस्ट, देखते हैं हम लोग। देखिए कहता है पहला कॉस्ट आता है सर्च कॉस्ट। क्या कहता है, सर्च कॉस्ट, जैसा कि नाम ही बता रहा है सर्च कॉस्ट, मतलब उस फार्मर को, वीवर को जो खोजने में कॉस्ट लग रहा है, भैया खोजो वीवर को चलते हुए, किस वीवर में भी खोजना है जिसको वीट चाहिए फार्मर से, ऐसे वीवर को खोजो जिसके पास वीट चाहिए, मतलब जिसको वीट की रिक्वायरमेंट है और तुम्हें क्लोथ की जरूरत है, तो इसको खोजने में जो समय लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, अपन लोग उसको क्या बोल रहे हैं, सर्च कॉस्ट। इट रेफर्स टू फिजिकल कॉस्ट
दैट अ पर्सन हैज टू इनकर, किस चीज के लिए, सर्चिंग करने के लिए, ताकि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वीवर से, मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ऐसे वीवर से उसका डील हो पाए, उसका ट्रांजैक्शन हो पाए। इसको खोजने में जो समय लग रहा है, इसको खोजने में जो समय लग रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, हम लोग बोल रहे हैं सर्च कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है, अगर फार्मर, इफ द फार्मर हैज टू सर्च फॉर अ पर्सन हु इज रेडी टू एक्सचेंज व्हीट विथ व्हाट, क्लोथ। मतलब आपको वीवर ही नहीं खोजना है, आपको वीवर ही नहीं खोजना है, वो वीवर खोजना है जो आपको क्लोथ दे और बदले में क्या ले, बदले में व्हीट ले। सो देन एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर सर्चिंग इन्वॉल्व टाइम एंड फिजिकल एनर्जी, समय भी जाएगा, आपके एनर्जी का भी लॉस होगा खोजने में। सो दिस कंस्टिट्यूट्स द सर्च कॉस्ट, दिस कंस्टिट्यूट दी सर्च कॉस्ट। अब कह रहा है सर सर्च कॉस्ट कैन टेक द टू फॉर्म, कह रहा है सर्च कॉस्ट भी दो प्रकार का फॉर्म ले सकता है। पहला कहता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब देखिए यहां पे इसको रिकैप करते हैं, कह रहा है कि ट्रेडिंग कॉस्ट, ट्रेडिंग कॉस्ट जो डील करने में आपका कॉस्ट लग रहा है, तो ये ट्रेडिंग कॉस्ट कहता है, ट्रेडिंग कॉस्ट आपका सर्च कॉस्ट ले आता है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को सर्च करोगे तभी आएगा। अब इस सर्च कॉस्ट का दो पार्ट बताता है। पहला पार्ट कहता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आप सर्च कर रहे हो ना, आप सर्च कर रहे हो, तो पहला पार्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा है आपका डिटेरिएशन कॉस्ट, डिटेरिएशन कॉस्ट। अब दोनों में क्या अंतर है देखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है समझेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या है समझेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखिए क्या कहता है, it is the cost, it is the cost of the next best alternative, alternative foregone। मतलब जो आप उस व्यक्ति को सर्च करने में समय दे रहे हो, उस समय में आप दूसरा काम भी कर सकते थे, और जो काम नहीं कर रहे हो, जो तुम लॉस कर रहे हो, उसी को बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, इट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट, जो तुम सर्च करने के अलावा कर सकते थे उस समय में, उसको बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरा जो कॉस्ट है अपना, वो है डिटेरिएशन कॉस्ट। मतलब अगर उस फार्मर को, उस वीवर को खोजने में बहुत ज्यादा समय लग गया, उस वीवर को खोजने में बहुत ज्यादा समय लग गया, तो वो व्हीट खराब भी हो सकता है, वो गेहूं खराब भी हो सकता है, और इसी कॉस्ट को बोल रहे हैं क्या, डिटेरिएशन कॉस्ट। मतलब उस सामान का क्या, खराब हो जाना, उस सामान का क्या, खराब हो जाना। तो ये देखिए ट्रेडिंग कॉस्ट कैन लीड टू सर्च कॉस्ट, सर्च कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड द सेकेंड वन इज डिटेरिएशन कॉस्ट। वेरी गुड, यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है देखेंगे यहां पे, प्रॉब्लम क्या था बार्टर के अंदर दूसरा, दैट डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। मतलब क्या कहता है, इट रेफर्स टू डिस्कंफर्ट इन्वॉल्व इन वेटिंग फॉर द एप्रोप्रिएट पर्सन हु इज विलिंग टू बाय
what you want to sell and is willing to sell what you want to buy। मतलब ये ठीक उसी प्रकार से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बात बता रहा है कि आपको क्या करना होगा ना, उसी व्यक्ति को खोजना होगा जो आपसे वो सामान खरीदना चाह रहा है, और आपको भी उसी को बेचना होगा जो सामान आपके पास है और वो लेना चाह रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो आपका टाइम जा रहा है, हम लोग उसको बोले डिस यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मतलब होता है क्या, यूजफुलनेस। तो कहता है क्या, विथ राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी द एक्सचेंज थ्रू बार्टर बिकम मोर डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो कहता है कि इस प्रकार से बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज कर पाना प्रिमिटिव वर्ल्ड में भी बहुत डिफिकल्ट हो गया, और अब रिक्वायर्ड पड़ा कि नहीं भैया अब इस एक्सचेंज सिस्टम से काम चलने वाला नहीं है, अब कुछ ना कुछ पैसे का गेम होने वाला है। मतलब बिना पैसा का काम नहीं होने वाला, अब कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे कि ट्रांजैक्शन इफेक्टिवली हो पाए। सो इसीलिए क्या आया, इसीलिए अपना मनी आया इवोल्यूशन में। क्या आया, मनी आया इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए देखिए क्या कहता है, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। क्या क्या लिमिटेशंस था। पहला कहता है कि बार्टर के अंदर अगर लिमिटेशन की बात करें तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब बार्टर सिस्टम तभी काम कर पाएगा, बार्टर सिस्टम आपका तभी काम कर पाएगा जब क्या हो पाएगा, दोनों का वांट मैच कर पाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ए को आपको एक्सचेंज करना है बी से, तो बी, ए के पास वो है जो बी को चाहिए और बी के पास वो है जो ए को चाहिए, और ये बहुत ही रेयर होता है। ये बहुत ही, जैसे कि हमने देखा था दो लोगों का ट्रांजैक्शन देखा था, एक देखा था फार्मर का और एक देखा था वीवर का। अब आप देखिए फार्मर के पास क्या था सर, फार्मर के पास वीट था, वीवर के पास क्या था, क्लोथ था। ठीक है ना, मतलब फार्मर को चाहिए क्या सर, फार्मर को चाहिए क्लोथ, और वीवर को क्या चाहिए, वीवर को चाहिए वीट। तो देखिए आपको जो है ना ये मैच करना चाहिए, तभी ये अफेक्टिव हो पाए। और आप सोचो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द रियल वर्ल्ड कि आप दोनों के वांट को मैच करा पाओ। इसलिए एक लिमिटेशन बार्टर का ये रहा कि मनी को आना पड़ा कि दोनों के वांट को क्या कराना पड़ेगा, दोनों के वांट को मैच कराना पड़ेगा। सो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या बोलता है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मतलब बार्टर के अंदर यह प्रॉब्लम होता था कि अगर आप वीट ले रहे हैं, वीट दे रहे हैं, फार्मर अगर वीट दे रहा है और वीवर क्लोथ दे रहा है, तो कितना वीट के बदले में कितना क्लोथ दे। आज तो आसानी से हो जाता है कि आपके पास अगर 1000 रुपए है या 500 रुपए, आप आसानी से गिन के दे देते हो कि अच्छा इतना ही वीट चाहिए, इतना केजी वीट होगा, हो पाएगा, आप आसानी से मदद कर लेते हो। लेकिन बार्टर के अंदर यह बहुत बड़ा परेशानी थी कि आपको पता नहीं चल पाता था कि भैया आपको वीट के बदले में कितना क्लोथ लेना है और कितना वीट देना है। So the second problem was the lack of common measure of value. So in the barter system, all commodities are not of equal value. सारे commodities equal value के। अब हो सकता है कपड़ा बहुत अच्छा हो जाए और वीट उस क्वालिटी का नहीं हो, ठीक है, एंड देयर इज नो कॉमन मेजर यूनिट ऑफ वैल्यू। और पता ही नहीं भैया कि आप क्या एक्सचेंज रेशियो रखोगे कपड़ा और क्लोथ के बीच में। और इफ कहता है कि अगर ए के पास वीट है और बी के पास राइस है, तो ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कितना 20 मतलब कितना 1 किलोग्राम ऑफ राइस के बदले में कितना आपको वीट मिलना है, ये फिक्स करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मतलब लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ये बोलता है कि एक्सचेंज रेशियो, मतलब एक्सचेंज रेशियो डिटरमिन करना बहुत ज्यादा आपका क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। एक्सचेंज रेशियो पता करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि वीट के बदले में आपको कितना राइस देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कहता है, देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड मतलब समझते हैं, डिफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। क्या होता है, फ्यूचर।
मतलब बार्टर के अंदर आप भविष्य के ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते थे। आप बार्टर सिस्टम के अंदर दैट मींस अगर आपको कल के डेट में ट्रांजैक्शन करना है तो वो आप नहीं कर सकते थे। तो अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स, या फिर आज के डेट में आप कहते हैं ठीक है सामान ले लो कार्ड से पेमेंट कर देंगे, बोलते हो ना आज, या फिर हमको उधारी दे दो बिल दे देंगे, बट वो बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं हो पाता था। आप देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को बढ़ावा देने के लिए आज क्या क्या नहीं है अपने पास, क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी कंपनीज फाइनेंस कर देती हैं, बट उस समय वो सारा सुविधा नहीं था बार्टर के अंदर, क्योंकि सामान के बदले में क्या देना है, सामान लेना है। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत डिफिकल्टी होता था बार्टर के अंदर। सो क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विथ ईज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन ये था कि अगर वो वीट ले लेता है और राइस बाद में देता है तो क्या सेम क्वालिटी का राइस दे पाएगा क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्या सेम क्वालिटी का दे पाएगा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, वो मेजर डिफिकल्टी था। दूसरा ये है देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स, भैया हम नहीं देंगे या राइस खराब हो गया मेरा फ्यूचर में, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसके रिगार्डिंग, पेमेंट रीपेमेंट के रिगार्डिंग। और हो सकता है जब रीपेमेंट का बारी आए उस समय वो गुड का वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जाए और सामने वाले पार्टी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो ये हमने मेजरली 3 लिमिटेशन पढ़ा बार्टर के अंदर। पहला क्या पढ़ा, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों के वांट का फुलफिलमेंट या मैचिंग होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा एक्सचेंज रेशियो डिफिकल्ट होता था पता करना कि कितना वीट के बदले में कितना राइस देना है। और तीसरा फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती थी। तो ये कुछ हमने मेजर लिमिटेशंस पढ़ा, लिमिटेशंस और भी है बट हम लोग इस वीडियो में अभी यहीं तक रखेंगे। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यूजफुल इंफॉर्मेशन लेते रहे, क्योंकि क्लास 12th का एग्जाम भले ही आपका लेट से है बट प्रिपरेशन आपको अभी से ही करना होगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।